हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज से हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स और चैप्टर थर्ड में अभी तक हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। बात हम मैकेनिक्स की करेंगे आज के लेक्चर में। तो मैकेनिक्स आप क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स? आपने क्या मैकेनिक्स के बारे में कुछ सुना है? ओके, लाइक मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स की ही एक ब्रांच है। जैसे फिजिक्स की कई सारी ब्रांच है। क्लास 10th में आपने देखा ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करते हैं। इसी तरह से मैकेनिक्स भी फिजिक्स की एक वो ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में रहेंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, उस ऑब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच करेगी? मैकेनिक्स। सो डिफाइन करेंगे हम मैकेनिक्स क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन। ओके, फर्दर हम बेसिक मैकेनिक्स की ब्रांच की बात करें तो मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस आप देख रहे हो। फर्स्ट वन इज statics, second one is kinematics and third one is dynamics. Okay, so mechanics की further 3 ब्रांच है। स्टैटिक्स ब्रांच सबसे जो पहली ब्रांच है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? क्लास 9th में भी आपने देखा है। स्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे स्टडी करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, टाइम के साथ में अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, तो हम उसको कहते हैं कि वो किस पे है? रेस्ट पे है। ठीक है, तो उसमें हम किसको, उस ब्रांच को मतलब हम क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे स्टडी करते हैं वो रहेगी स्टैटिक्स। ठीक है, तो इसके स्टैटिक्स का आपके सामने एक एग्जांपल भी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर ग्लास रखा हुआ है। तो आपको पता है वो ग्लास टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो आप क्या कहोगे? वो ग्लास रेस्ट पे है। ठीक है, तो वो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे? स्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, और वही काइनेमेटिक्स की बात करें। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है। देखो, काइनेमेटिक्स जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, काइनेमा, जिसका मतलब होता है मोशन। ओके, सो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे मोशन में, बट हमें ये नहीं पता होगा कि उस ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों है, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों है इसका कॉज पता नहीं होगा, उसकी कंसिडरेशन नहीं होगी हमारे पास। मैकेनिक्स की थर्ड ब्रांच डायनामिक्स। डायनामिक्स ये भी एक ग्रीक वर्ड है जो डायनामिक्स से ही ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? इन मोशन। ठीक है, सो डायनेमिक्स में हम क्या डिस्कस करेंगे? डायनेमिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो उसमें मोशन का रीजन क्या है, मोशन का कारण क्या है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ सर्टेन वेलोसिटी से, तो ऑब्वियसली बात आपने उस पर फोर्स लगा रखी होगी। ठीक है ना, हम ऐसे लेमन एक बेसिक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट की बात करें तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों है, उस क्यों का जवाब आपको कौन देगा? डायनेमिक्स। मतलब यहाँ पे हम न्यूटन्स ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है डायनेमिक्स में, जितने भी न्यूटन्स के लॉस है वो डायनेमिक्स से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने ये देखा कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट मोशन में स्टडी करती है। मैकेनिक्स की फर्दर 3 ब्रांचेस है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, और तीनों ब्रांच को हमने देख लिया। स्टैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में डिस्कस करेंगे, और मैकेनिक्स सॉरी काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट को मोशन, ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में उसमें डिस्कस करेंगे, बट हमें मोशन के कॉज का पता नहीं होगा। डायनामिक्स में ये ऑब्जेक्ट मोशन में भी रहेगा और हमें उसके कॉज का भी पता लगेगा कि मोशन में क्यों है। ठीक है, तो बेसिक सी ये तीनों चीजें, मतलब ये चीजें हैं आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है। हाँ, सीबीएसई ने इस साल कुछ सिलेबस में कई सारे चेंजेस किए हैं ड्यू टू कोविड का जो प्रॉब्लम है उसके कारण, तो उसमें से कई सारी चीजें आपके सिलेबस से हटा दी गई है, बट हम उनको ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनका मैं आपको दूंगा, क्योंकि हमने वो चीजें डिस्कस नहीं की तो आगे के सिलेबस में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रह जाएंगे, इसलिए हम उनको डिस्कस करेंगे। हाँ, अब देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक चीज पूछता हूं
कि रेस्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट, कैन यू डिफाइन रेस्ट? देखो रेस्ट क्या होता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड एज रेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक ग्राउंड का सरफेस है, तो कोई भी ग्राउंड है और ग्राउंड पे मैंने एक ग्लास रखा हुआ है। ठीक है, ये ग्लास है। ठीक है, और ये पहले मैंने देखा जब सुबह टाइम कितना था 6 AM था, तब भी ये ग्लास यहीं पे था, और जब टाइम 7 AM हुआ तब भी ये ग्लास यहीं पे था। मतलब इस ग्लास ने टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो ये ग्लास किस पे रहेगा, रेस्ट पे। वहीं हम कोई किसी टेबल की बात करें, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे कोई टेबल है और इस टेबल पे कोई बुक रखी हुई है। ठीक है, फिजिक्स की बुक है, और टाइम के साथ में ये बुक क्या अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो ये बुक किस पे रहेगी, रेस्ट पे। ठीक है, लेकिन आपको फिजिक्स की बुक को रेस्ट में नहीं रहने देना है। ठीक है ना, आपको इसको उठा के कुछ पढ़ना भी है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे मोशन की। मोशन क्या होता है, मोशन, मोशन की डेफिनेशन आप नोट करें। इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट विल बी कॉल्ड इन मोशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो सपोज करो यहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है, और ग्राउंड पे एक साइकिलिस्ट है। ठीक है, ये साइकिलिस्ट है, बस मेरे को ऐसी साइकिल बनानी आती है, और ये अपना साइकिलिस्ट है। ठीक है, और ये साइकिल पे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, थोड़ी देर बाद साइकिलिस्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जब टाइम 6 AM था तो साइकिलिस्ट की पोजीशन यहाँ पे थी, और जब टाइम 7 AM हुआ तो साइकिलिस्ट यहाँ पे आ गया। तो देखो टाइम के साथ में साइकिलिस्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो ये किसका एग्जांपल होगा, मोशन का। तो ए रनिंग कार, ए मूविंग ट्रेन, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ मोशन। ठीक है, बट अब मैं आपसे ये कहता हूँ, हम एक चीज बार बार सुनते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ठीक है बेटा, देखो एक टर्म है कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव है। आपने क्लास 9th में भी ये सारी चीजें पढ़ के आए हो, रेस्ट मोशन। ठीक है, रेस्ट क्लियर, आपको कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो वो रेस्ट पे है। मोशन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो वो मोशन में होगा। और वहीं मैं ये बात करता हूँ कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जस्टिफाई करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम रेस्ट पे है, उसी टाइम वो मोशन में भी हो सकता है, इसलिए रेस्ट और मोशन रिलेटिव है। देखो सपोज करो कि एक बस है, एक बस में एक पैसेंजर है। ठीक है, बस मूव कर रही है, बस के अंदर पैसेंजर बैठा है। ओके, और उस पैसेंजर के साथ में एक और पैसेंजर है, फेलो पैसेंजर है। ठीक है, दो बस के अंदर दो पैसेंजर है, दोनों बस में बैठे और बस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, बट अब मैं पैसेंजर 1 और पैसेंजर 2 जो बस के अंदर बैठे हैं, 1 के रिस्पेक्ट में 2 रेस्ट पे, 2 के रिस्पेक्ट में 1 रेस्ट पे है। ठीक है, और वहीं कोई एक पर्सन बस से बाहर खड़ा है। ठीक है, वो देखेगा तो उसके अकॉर्डिंग दोनों पैसेंजर क्या है, उसी सेम टाइम, एट द सेम टाइम दोनों पैसेंजर किसमें, मोशन में। क्यों, क्योंकि बस मूव कर रही है तो बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो मोशन में है तो उसी टाइम वो रेस्ट पे भी हो सकती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ये क्लास 9th में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे डिस्कस करेंगे। सो बेटा क्या है कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। हम ये नहीं कह सकते कि कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में है या एब्सोल्यूट मोशन में है, ये कह पाना काफी मुश्किल है। ओके, अब हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैं डिफाइन करूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। When any object cover a large distance as compared to his size,
then that object will be a point object. कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने साइज के मुकाबले में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। एक ट्रेन है, ट्रेन का साइज काफी कम होता है, वैसे तो बड़ा होता है, सपोज करो फीट में बात करें तो 1000 फीट होता है ट्रेन का साइज, सपोज करो। दिल्ली और बॉम्बे की मैं बात करूं, दिल्ली और बॉम्बे के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2000 किलोमीटर। अब 2000 किलोमीटर के कंपैरिजन में 1000 फीट डिस्टेंस क्या है, काफी कम है। तो दिल्ली और बॉम्बे के बीच में कोई ट्रेन ट्रेवल कर रही होगी, देन दैट ट्रेन विल बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेन ही पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी। आपके रूम है, रूम का साइज एक से काफी ज्यादा एप्रोप्रिएट सा साइज होता है। अब एक रूम में सपोज करो कि एक इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, एक कीड़ा रेंग के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उस केस में दैट इंसेक्ट विल बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसके बाद में हमें टाइप ऑफ मोशन भी डिस्कस करने हैं। बेसिकली हम मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन, तीनों टाइप के मोशन हम डिस्कस। बेटा क्या है कि सपोज करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लाइक एक्स एक्सिस, लाइक एक्स वाई जेड, ठीक है। कोऑर्डिनेट आपने पढ़े होंगे ना मैथ में, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे हमने मोशन इन 1D 2D 3D हम आज की क्लास में डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें मोशन इन 1 डायमेंशन की या मोशन इन 1D, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन क्या रहेगा बेटा, देखो 1 डायमेंशनल मोशन क्या रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है विद सम सर्टेन वेलोसिटी, और वो ऑब्जेक्ट है टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए जब आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है, इनमें से मतलब सिर्फ किसी एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो, तो उस टाइम पे हम कहेंगे दैट मोशन इज 1 डायमेंशनल मोशन। वो क्या रहेगा, 1 डायमेंशनल मोशन रहेगा। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम बात करें तो सपोज करो ये मेरे पास एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और इस रोड पे एक पर्सन है वो मूव कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड, बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है, ठीक है। पहले पर्सन यहाँ पे था ए पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट पे। अब इस पर्सन की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए मेरे को सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि पर्सन सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन के लोग चल रहा था। बाय डिफॉल्ट मैं कह देता हूं कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस थी। ये कौन सी एक्सिस थी? एक्स एक्सिस। तो जब पर्सन किसी एक ही एक्सिस के लोग चले सिर्फ, ठीक है, तो उस केस में वो 1 डायमेंशनल मोशन ही होता है। तो ए पे सपोज करो उसकी पोजीशन कितनी थी, x1 कोऑर्डिनेट था, बी पे उसका कोऑर्डिनेट x2 था, सी पे कितना था, x3। पोजीशन मतलब x1 का मतलब क्या है, यहाँ ओरिजिन रहा होगा, यहाँ ओरिजिन हम जूम करें तो ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x1 है, और ये वाली कितनी है, x2, और ये वाली कितनी बनी, x3, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि जब ऑब्जेक्ट सिर्फ x एक्सिस के लोग चलेगा तभी वो 1 डायमेंशनल में रहेगा, नहीं। हम एक सिचुएशन ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्राउंड का सरफेस है और ऊपर से एक बॉल आ रही है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बॉल बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ठीक है। तो आप इस एक्सिस को x एक्सिस बोलो तो ये वाली y एक्सिस हो जाएगी। तो अब एक बात बताओ, जब एक बॉल y एक्सिस के लोग भी एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करे तो उस केस में भी इस बॉल का मोशन क्या रहेगा, 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो एक कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, ए ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक, और ए बॉल फॉलिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन। वही मैं मोशन इन 2 डायमेंशन की बात करूं, 2 डायमेंशनल मोशन, तो क्या आप बता पाओगे कि 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये 2D है, क्या चीज है, 2D। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है?
डेफिनेशन आप लिखना है इसकी। if we require two coordinate out of three coordinate to specify the position of any object changes with time, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज करनी है टाइम के रिस्पेक्ट में, और उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 3 में से 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो मोशन क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जांपल क्या बनेंगे, मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ए टीचर राइटिंग ऑन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, जो भी बोर्ड है उस पे लिख रहा है, तो वो 2D का एग्जांपल है। ओके, बहुत सारे और भी एग्जांपल बन सकते हैं, प्लैनेटरी मोशन है वो सारे के सारे 2D होते हैं। हम इसका एक केस डिस्कस करते हैं। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैंने एक्स और वाई एक्सिस दिखा दी। कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उसकी पोजीशन थी पहले पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे जो उसकी पोजीशन है वो मूव कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे था, फिर बाद में वो कहाँ चला गया, बी पे। तो मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या क्या बनेंगे, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x1 y1। देखो एक पोजीशन तो इसकी x एक्सिस के अलोंग है, एक y के अलोंग है, तो देखो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच वाली जगह क्या होती है, xy प्लेन होता है। ठीक है, तो ए की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो ये 2 डायमेंशन का केस बनेगा। ठीक है, मान लो कि ए से चल के वो बी पे चला जाता है, तो बी पे देखो, बी पे भी कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, ये कौन सा बनेगा, x2, ये कौन सा बनेगा, y2, तो 2 कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। ठीक है, ये वाला x2, ये वाला y2, और इसके अकॉर्डिंग दिस वन इज x1, दिस इज y1। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन केस के बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप यहाँ से नोट कर लें। नाउ वी विल स्टडी 3 डायमेंशनल मोशन। अब हम 3 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, इट इज दैट काइंड ऑफ मोशन इफ वी रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट, मतलब हमें सभी कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़े किसी भी मोशन को डिस्क्राइब, किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, देन दैट मोशन विल बी 3 डायमेंशनल मोशन। वो क्या रहेगा, 3 डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल आप ऐसी सिचुएशन को ऐसे देख सकते हो, सपोज करो मेरे पास x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब तीनों एक्सिस का कॉम्बिनेशन को हम स्पेस बोलते हैं, कोई भी 2 एक्सिस का कॉम्बिनेशन प्लेन होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन है P1, तो P1 पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x1 y1 z1, एक x1 के अकॉर्डिंग, एक y1 के अकॉर्डिंग, और z1 एक्सिस यहाँ है तो एक z1 एक्सिस के अकॉर्डिंग। फिर ऑब्जेक्ट सपोज करो कहाँ आ गया, P2 पोजीशन पे, तो ये P2 पोजीशन भी स्पेस में है। मान लो कि ऑब्जेक्ट P1 से मूव करके कहाँ पे आ जाता है, P2 पे, तो उस केस में यहाँ P2 पे पहुंचेगा तो यहाँ उसके फिर 3 कोऑर्डिनेट होंगे, x2 y2 z2, एक x2 के x एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक y के अकॉर्डिंग और एक z के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इस टाइप का मोशन हो जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो, देन दैट मोशन विल बी 3 डायमेंशनल मोशन। और 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल हमारे पास है, लाइक एक काइट फ्लाइंग ऑन विंडी डे। कोई भी एक आंधी वाला दिन है, उसमें काइट फ्लाई कर रहा है, तो कभी वो लेफ्ट में जाएगा, राइट में, अप डाउन, ठीक है, कहीं पे भी जा सकता है विंडी डे में। पेपर फ्लाइंग इन विंडी डे, स्टॉर्मी डे, तो ये किसके एग्जांपल बनेंगे, मोशन इन 3 डायमेंशनल। या ए प्लेन फ्लाइंग इन स्पेस, स्पेस का मतलब तीनों एक्सिस का जहाँ रोल हो, तो ये सारे एग्जांपल बनेंगे 3 डायमेंशनल मोशन के। ठीक है, अब ये आप जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको बेसिक इनका आइडिया होना जरूरी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रहेंगे क्या। ठीक है,
करना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इनकी नॉलेज नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी आगे, क्योंकि आपके सिलेबस से पहले तो ये थे इवन रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बट अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इन कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपने क्लास 9 में पढ़ा है, क्या होता है? इट इज लेंथ ऑफ, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर। ठीक है, डिस्टेंस को हम x के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट पहले a पे था, a से b पे जाता है, b से कहाँ गया? c पे। a से b पे जाने पे उसने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और b से c पे जाने में उसने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कितना एक्चुअल में पाथ कवर किया। तो एक्चुअल में पाथ वो a से b गया, b से c गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? AB प्लस BC। AB कितना है? 4, BC कितना है? 3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल में मीटर। ठीक है, बट कई बार आप देखोगे कि मोशन है, आपको किसी भी पाथ के अलोंग हो सकता है। ठीक है, सपोज करो अलोंग ए सर्कल मूव कर रहा है, अलोंग ए सर्कल। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और उस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज r। सर्कल का रेडियस कितना? r। सपोज करो ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया a पॉइंट से, और चल के वो वापस यहीं पे a पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, ऐसे चल के a से चल के वापस a पे आ जाता है। तो इस केस में इन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना होगा? जितना सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, और वो कितना होता है? 2 पाई r। ठीक है, अब आगे तो आपको मैथमेटिकल स्किल यूज करने हैं। आपसे पूछे कि हाफ सर्कल में कितना पाथ कवर करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो 2 पाई r का हाफ कर दो, कितना आ जाएगा? पाई r। 1/4 सर्कल के लोग मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो 2 पाई r का हाफ कर दो, पाई r बाई 2। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन हो तो आप कर लोगे। डिस्टेंस को एसआई सिस्टम में मेजर करेंगे तो डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में, और सिंबल क्या रहेगा? m, स्मॉल m। सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, सिंबल बनेगा cm। ठीक है, वही मैं बात करूं आपसे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को x के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, x के ऊपर ये वेक्टर का सिंबल लगा दिया, इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्लास 9th में आप पढ़ते हो। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन होता है। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट के बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमको। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले A पे था, A से गया B पे, और B से गया C पे। A से B एंड B से C, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया वो उसका इनिशियल पॉइंट था, और अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट जहां पे पहुंचा वो उसका फाइनल पॉइंट था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन बना दो यहाँ पे, तो इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए सिंबल क्या है? x, और x के ऊपर वेक्टर का सिंबल एक एरो लगा दोगे तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट को डेफिनेशन देना चाहो तो ये क्या बनेगा? इट इज द shortest distance between initial position and final position। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। यूनिट की बात करें, इसको मेजर कैसे करेंगे? एसआई यूनिट की बात करें। ठीक है, तो आप कर लोगे। एसआई यूनिट इसकी बनेगी, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करेंगे।
मीटर सिंबल स्मॉल, ठीक है। इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसको सेंटीमीटर में, दोनों की सेम होती है बेटा, सीजीएस यूनिट बनेगी सेंटीमीटर और इसको सीएम से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और वही नोट इन अलोंग सर्कल, मतलब कोई सर्कुलर मोशन है, इन सर्कुलर मोशन, यहाँ पे लिख लो इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है, एक सर्कुलर पाथ है और आपको सर्कुलर पाथ में ए पॉइंट से चलना पड़ा और ए पॉइंट से चल के आप वापस कहाँ पहुंच जाते हो, ए पॉइंट पे। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरे चक्कर में जो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ। ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया यहाँ से, तो इनिशियल पोजीशन ये, ठीक है, वापस यहीं पे आ गया तो फाइनल पोजीशन भी ये। इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई डिस्टेंस रहेगा नहीं रहेगा, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और वही हम बात करें इन हाफ रेवोल्यूशन, आधे चक्कर में, मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट ए से चल के यहाँ बी पे आ जाता, ए से चल के बी पे आ जाता, ठीक है ना। अब सिचुएशन ये होती, अब ए इनिशियल पोजीशन होता और बी क्या रहता, फाइनल पोजीशन। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आप ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तो सर्कुलर पाथ है, दोनों पॉइंट डायमेट्रिकल अपोजिट एंड पे हो गए यहाँ पे, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ पे सर्कल का सेंटर था, ये डिस्टेंस कितना था, r, रेडियस होता सर्कुलर पाथ का, ठीक है, ये कितना r। तो हाफ रेवोल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो कितना बनेगा, r प्लस r कितना, 2r, ठीक है। क्वार्टर में क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट, वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हो, ठीक है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग या ट्रेवलिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ and when object cover 1/4 of distance along that circular track, ठीक है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो आप जल्दी इसको नोट करें। अब आप जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हो उसी को क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया है ये उसी पे डिपेंड करता है। आप ट्राई करें। होपफुली आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ के लोग मूव कर रहा है और ऑफ रेडियस r, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है r। इफ स्टार्ट फ्रॉम a, ये पार्टिकल a से चलना स्टार्ट करेगा एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, ये पार्टिकल a से चलेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली बनेगी ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय इट, इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कुछ केसेस आपको गिवन है। इफ इट मूव्स फ्रॉम a टू b, a टू c, a टू d एंड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। हम फर्स्ट केस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस की हम बात करें, देखो बेटा फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट a टू b जा रहा है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और बाद में कहाँ चला गया, यहाँ पे a से b पे जाता है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस देखो बेटा ये पूरा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का कितना है, 1/4 है ना, ठीक है ना। तो डिस्टेंस जब ऑब्जेक्ट a से b पे जाएगा तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, 1/4 ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक, जो टोटल ट्रैक की लेंथ है उसका 1/4 कवर करेगा। आपको सामने डायग्राम में दिख रहा है साफ तौर पे, तो 1/4 टोटल ट्रैक का लेंथ कितना है, जितना टोटल ट्रैक का सर्कमफेरेंस है, और सर्कमफेरेंस कितना है बेटा 2 पाई r, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, πr/2, ठीक है।
इसकी वैल्यू सोल्व कर लो। आपको आर की वैल्यू गिवन नहीं है, ये फैक्टर गिवन है, तो आप सिंपली बता दोगे कि आपका आंसर कितना होगा πr/2। ठीक है बेटा। फिर अब ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस तो आपने फाइंड आउट कर ली, डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करेगा, दिया इस पे डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात बताओ, ए पे वो पहले था इनिशियल पोजीशन ये, बी पे यहाँ पे तो फाइनल पोजीशन ये, तो ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और मैं अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस आर है तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली भी आर और ये वाली भी आर, क्योंकि सर्कल के सेंटर से उसके किसी भी पॉइंट को टच करेंगे तो उसके रेडियस के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल। तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लो। तो ए बी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तो क्लियरली राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। तो इसकी ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगा दोगे, ठीक है। इस पॉइंट को आप ओ अज्यूम कर लो, क्या अज्यूम कर लोगे, ओ, ठीक है। तो ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी किसके इक्वल होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट के इक्वल, ठीक है। पाइथागोरस आपको आता होगा अच्छे से। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, आर, तो आर स्क्वायर, ओ बी कितना आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 2r स्क्वायर, ये आ जाएगी वैल्यू √2r, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगी √2r। फर्स्ट केस आपका हो चुका है। सेकंड केस की हम बात करें, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है, फ्रॉम ए टू सी। जब ए टू सी जाएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये ऑब्जेक्ट ए से चल के कहाँ पे आ जाता है, सी पे। ए से चल के जब ये सी पे आएगा तो कंप्लीट ट्रैक का हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो क्या होगा 1/2 हाफ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक, टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक 1/2। टोटल ट्रैक का लेंथ कितना है 2πr, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा πr। तो जब वो ए से सी पे आएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब वो ऑब्जेक्ट ए से सी पे आएगा तो ए उसकी इनिशियल पोजीशन, सी उसकी फाइनल पोजीशन, और इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AC, और AC की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली लेंथ O से A का R, तो ये भी कितना हो जाएगा R कितना 2R, तो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी 2R, ठीक है बेटा। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, जब वो ऑब्जेक्ट A से चल के पार्टिकल A से चल के D पे पहुंचता है तो डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब पर्सन यहाँ पे लिख लो A से D पे जाएगा, पर्सन A से D पे जाएगा तो डिस्टेंस कितना रहेगा, देखो बेटा A से जब वो पार्टिकल A से चल के जब वो D पे आ जाएगा तो टोटल ट्रैक का 3/4 कवर कर चुका है, तो डिस्टेंस कितना होगा 3/4 ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक, आप पूरा लिख लेना ऐसे, ठीक है। तो 3/4 ऑफ टोटल ट्रैक की लेंथ कितनी थी 2πr, जितना ट्रैक का सर्कमफेरेंस था, ओके। सर्कुलर पाथ का जितना सर्कमफेरेंस था, तो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे 2 पे, तो अल्टीमेटली जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 3/2πr, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3/2πr। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो एक बात बताओ, जब A से D पे आएगा तो एक बात बताओ बेटा, ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा r, रेडियस ही है, ठीक है। जब वो A से चलना स्टार्ट किया, फाइनली D पे आ गया, A से चला D पे आ गया, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा बन गया AD। तो अब यहाँ पे आप AD की वैल्यू फाइंड करो, AD किसके इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा AD, और AD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन ADO राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगा दोगे और सेम यही वैल्यू मिलेगी आपको, क्या मिलेगी सेम वैल्यू। सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में, आप कर लोगे √2r।
अल्टीमेटली बात करें इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है, हम फोर्थ पार्ट की बात करें, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, ए से चल के वापिस ए पे आ जाए तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, जितना लेंथ ऑफ ट्रैक है, और वो किसके इक्वल है, 2 पाई आर के इक्वल। तो आंसर कितना बन जाएगा, 2 पाई आर। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो दिस इज बिल्कुल एलकेजी यूकेजी टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब तो ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां से चल के फिर अल्टीमेटली वहीं आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, सो प्लीज नोट इट। आज के लिए बस अब इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।